This is Nishant sir, and today I will be teaching you SST of class 8th. Alright, I hope you all are doing good. Alright, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे. ठीक है, आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, घर के अंदर होंगे और जरूरत से ही घर से निकलते होंगे. ठीक है, कोरोना से सेफ रहिए आप लोग. ठीक, ज्यादा से ज्यादा अपने हैंड्स को वॉश करें और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखें. यही एक तरीका है जिससे हम लोग कोरोना को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं. ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जो है SST पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, जो कि क्लास 8 का सोशल स्टडीज है. ठीक है, और चैप्टर नेम है हमारा, ये हिस्ट्री का सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं आज. ठीक है, और चैप्टर है वो कौन सा है, द मॉडर्न पीरियड, यानी कि नया काल. ठीक है, नए जमाने का काल. क्लियर. तो इस चैप्टर में एक ब्रीफिंग में दे देता हूँ आप लोगों को क्या क्या हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं इसमें. ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में. हिस्ट्री क्या होता है. ठीक है, पीरियड्स इन हिस्ट्री, क्या कौन कौन से ऐसे काल थे हिस्ट्री में. क्लियर. टाइम इन हिस्ट्री, क्या क्या समय था हिस्ट्री में. इंटरप्रिटेशंस इन हिस्ट्री, इंटरप्रिटेशंस कहने का मतलब है कि कैसे हम लोग हिस्ट्री को समझते हैं. ठीक है, कोई इवेंट होता है हिस्ट्री में, इतिहास में, तो कैसे उस चीज को हम लोग इंटरप्रेट यानी कि समझते हैं. ठीक है, सोर्सेज यानी कि हमें उसके बारे में कहाँ से पता चलता है. ठीक है, उस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, हिस्ट्री मॉडर्न पीरियड, उसका हमें कहाँ से उसके बारे में हमें जानकारी मिली है. ठीक है, तो पहला है हमारा लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं. ठीक है, जो लिटरेरी सोर्सेज, जो ट्रैवलर्स होते थे, जो राजा महाराजा अपने बायोग्राफी लिखते थे, उसके बाद उससे पता चलता हमें. उसी तरह हमारा हो गया ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहने का मतलब है मॉडर्न पीरियड में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वहाँ पे अपने ऑफिसेज में रखे हुए थे. ठीक है, अपने बिल्डिंग्स में रखे हुए थे. तीसरा है सर्वे रिपोर्ट्स, तो क्या क्या जो है ब्रिटिशर्स ने क्या क्या सर्वे करवाए थे. ठीक है, किस किस तरह से वो सर्वेस करवाए थे, उस चीज का हमारे पास रिकॉर्ड है, तभी हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ पाएंगे. ठीक है, और हमारे इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स, इंडिजीनियस करने का मतलब है अपने ही लोगों के द्वारा बनाए हुए रिकॉर्ड्स. जैसे अपने देश के लोकल जो लीडर्स थे उस समय, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उन्होंने किस तरह से जो है इवेंट्स को रिकॉर्ड करके रखा हुआ था अपने पास. ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. क्लियर. तो आइए शुरू करते हैं. जो पहला हमारा टॉपिक है वो क्या है, अबाउट हिस्ट्री. क्लियर. आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कृपया करके प्लीज लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें. ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक कीजिएगा. ठीक है, इस वीडियोस को लाइक कीजिए. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो अबाउट हिस्ट्री आखिर इतिहास आखिर होता क्या है. इतिहास हमारा ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इवेंट्स को लिंक करके अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट को समझते हैं. ठीक है, हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स, यानी कि कैसे कैसे पैटर्न चेंज होते हैं. पैटर्न्स कहने का मतलब है लिविंग स्टैंडर्ड्स में, यानी कि कैसे कैसे लोग अपना लाइफ स्टाइल जीते हैं. ठीक है, जैसे ऑक्यूपेशन क्या क्या, इकोनॉमी क्या क्या हो गया था, ऑक्यूपेशन क्या क्या हो गया था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या क्या था, फूड कैसे कैसे चेंज हुआ, क्लोथ कैसे कैसे चेंज हुए हैं. ठीक है, तो ये सारा एक पैटर्न बनता रहता है और ये लिंक्ड रहता है एक दूसरे से. क्लियर. तो इसी का जो हम लोग ये सब ट्रेंड्स पढ़ते हैं, जो ये सब ट्रेंड्स हैं, जो ये पैटर्न है हम लोग जो पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इतिहास या फिर हिस्ट्री. क्लियर. ओवर टाइम हिस्ट्री हैज इवॉल्व्ड एंड डेवलप्ड अ लॉट. जैसे टाइम टू टाइम क्या हुआ है, समय से समय हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है पूरा इवॉल्व हुआ है, चेंज हुआ है और काफी ज्यादा बदलाव हुआ है और डेवलप भी हुआ है. ठीक है. अर्लियर इट रिवॉल्व्ड अराउंड पावरफुल पीपल. पहले इतिहास में माना जाता था, जैसे पहले के टाइम पे माना जाता था इतिहास में कि जो हिस्ट्री है, इतिहास जो है, वो सिर्फ पावरफुल लोग जो बहुत ज्यादा पावरफुल, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लोग होते थे सोसाइटी में. ठीक है, जैसे राजा महाराजा हो गए हैं. ठीक है, राजपूत हो गए हैं. क्लियर. अलग अलग किंगडम्स हो गए हैं. तो उनमें जो भी रूलर्स थे, ठीक है, जो भी रूलर्स थे उनमें पावरफुल रूलर्स माने जाते थे. तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ते थे इतिहास में. बट अब ऐसा नहीं है. क्लियर. अब जो इतिहास है, अब इतिहास उनके साथ साथ जो पावरफुल लोग हैं उनके साथ साथ जो है हम लोग आम लोगों की जिंदगी के बारे में भी पढ़ते हैं.
ठीक है, कि आम लोगों की जिंदगी जो है कैसे इवॉल्व और कैसे डेवलप होती है इतिहास में, या कैसे हुई है। क्लियर। तो हिस्ट्री जो है सिर्फ पावरफुल लोगों की नहीं है अब, बट आम लोगों की भी जो लाइफ स्टाइल में वो पढ़ते हैं उसको, वो भी आज के टाइम पे इतिहास में काउंटेड होता है। क्लियर। डेट्स इन हिस्ट्री आर लिंक्ड टू इवेंट्स, यानी कि जो जो इवेंट्स होता है, जो इवेंट्स हो चुका है हमारे इतिहास में पीछे पास्ट में, ठीक है, वो सारा एक हिस्ट्री है। ठीक है। और जो डेट्स है उसके लिए स्पेसिफिक डेट्स असाइन किए गए हैं। क्लियर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल है कि हाँ हम लोग 20 तारीख को जो है 20 जनवरी को जो है हम लोग गए थे पार्टी करने के लिए। क्लियर। तो ये भी इतिहास ही है। ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत जो कि 15 अप्रैल 1926 को 1526 को हुआ था। ठीक है। तो ये तुम्हारा एक डेट, स्पेसिफिक डेट हो गया। क्लियर। कि इस दिन को जो है हमारा पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। क्लियर। तो जो हिस्ट्री में जो डेट्स है वो काफी ज्यादा एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। ठीक है। किसी इवेंट्स को हम लोग एक स्पेसिफिक डेट दे सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बताया बैटल ऑफ बक्सर 1761 में। ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1764 में। तो ये सब एक हमारा एक डेट है, उसमें पर्टिकुलर डेट है। जैसे नेशनलाइजेशन हुआ बैंक्स का, राष्ट्रीयकरण जिसको हम लोग कहते हैं नेशनलाइजेशन, उस दिन बैंक्स का हुआ 19 अप्रैल 1919 में। तो ये एक स्पेसिफिक डेट हो गया। जैसे तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है वो स्पेसिफिक एक डेट हो गया। क्लियर। तो कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनका स्पेसिफिक डेट है, और कुछ ऐसे चीजें हैं जो बहुत सालों से चली आ रही है। जैसे हमारा इंडिपेंडेंस हो गया, वो स्पेसिफिक डेट है हमारा। रिपब्लिक डे हो गया, वो हमारा स्पेसिफिक डेट होता है। बट कुछ ऐसे इवेंट्स है जैसे जो हमेशा चलते आ रहे हैं, बहुत सेंचुरी से चलते आ रहे हैं, उसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, कब आए थे उनका हमें बस ये पता है कि हम लोगों को वो 16th सेंचुरी में इंडिया में आए थे। क्लियर। बट हमें स्पेसिफिक डेट उसका नहीं मालूम है, और वो सेंचुरी से चला आता जा रहा है। और जब ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़ के गए थे तो ऐसा भी नहीं है कि 15 अगस्त को ही छोड़ के चले गए थे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। तो ना आने का डेट है उनका स्पेसिफिक, ना जाने का डेट है स्पेसिफिक। तो वो एक प्रोसेस चला गया है जो कि बहुत टाइम से चलता गया था। ठीक है। तो उसको हम लोग सेंचुरीज में इंक्लूड कर देते हैं। जैसे मुगल पीरियड हो गया, जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, वो बहुत सालों तक उन्होंने राज किया था, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं था उसका। क्लियर। तो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री में जो कि एक स्पेसिफिक डेट वाइज होते हैं, और कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है। उसको हम लोग सेंचुरीज में काउंट करते हैं। क्लियर। तो ये इस ब्रीफिंग इस चैप्टर का क्लियर कि क्या क्या जो है ये हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा पीरियड्स इन हिस्ट्री, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। ये एक ब्रीफिंग है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। क्लियर। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। क्लियर है। और जैसे हो जाए तो तुम बता देना मेरे को। आई होप ये कंप्लीट हो गया होगा, बता दो उसको। चलो ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीरियड्स इन हिस्ट्री। राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पीरियड्स इन हिस्ट्री। पीरियड्स इन हिस्ट्री कहने का मतलब है एक काल। ठीक है। पीरियड मतलब एक कुछ समय से लेकर कुछ समय तक एक काल, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो वो जो काल थे, पीरियड्स हैं, वो किस किस तरह हिस्ट्री में हम लोग करते हैं, आइए देखते हैं। 3 कैटेगरीज ऑफ डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो हिस्ट्री को जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट्स में, इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, सब यानी कि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उस टाइम की हिस्ट्री। ठीक है। वो बहुत ही पुरानी हिस्ट्री हो गई, एंशिएंट। फिर हो गया हमारा मिडीवियल पीरियड। मिडीवियल पीरियड कहने का मतलब 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक। क्लियर। ये हमारा हो गया मिडीवियल पीरियड, यानी कि बीच का काल। और एक हमारा मॉडर्न पीरियड जो कि 18th सेंचुरी से लेकर अब तक चल रहा है, 18th सेंचुरी से लेकर अब तक जो चल रहा है। ठीक है। तो हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तो दिस डिवीजन मार्क्स हाउ सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स ओवर पीरियड डिफर फ्रॉम ईच अदर। यानी कि जो डिवीजन किया हमने जो इतिहास का 3 पीरियड्स में, एंशिएंट में, मिडीवियल में और मॉडर्न में। ठीक है। ये तीनों चेंजेस जो है वो डिफाइन करते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए थे। जैसे कि सोसाइटी कैसे कैसे बदली थी, मिडीवियल में, एंशिएंट में कैसी सोसाइटी थी। ठीक है। फिर धीरे धीरे मॉडर्न में सोसाइटी कैसे हो गई थी।
धीरे धीरे फिर जैसे पहले एंशिएंट में कैसे थी, ठीक है, फिर मिडीवियल में कैसे हुई सोसाइटी, उसके बाद एंशिएंट में सोसाइटी कैसी हो चुकी थी, क्लियर। उसी तरह हमारा इकोनॉमी यानी कि व्यापार इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, ठीक है। मिडीवियल एंशिएंट टाइम्स में लोग कैसे व्यापार करते थे, कैसे नहीं करते थे, लोगों को इनकम का सोर्स क्या होता था, क्लियर। उसी तरह मिडीवियल पीरियड में क्या क्या सोर्सेज होते थे इनकम के, क्या क्या व्यापार लोग करने लग गए थे, क्लियर। उसी तरह मॉडर्न में अब क्या क्या व्यापार होने लग गया और इनकम कैसे जनरेट होता है, इनकम के क्या क्या सोर्सेज यानी कि स्रोत बन चुके हैं लोगों के पास। उसी तरह कल्चर यानी कि रीति रिवाज जिसको हम बोलते हैं कल्चर, ठीक है, उसको संस्कृति हमारा हो गया, वो कैसे इवॉल्व हुआ धीरे धीरे टाइम टू टाइम। मॉडर्न एंशिएंट यानी कि पूरे जो पुराना हिस्ट्री था हमारा, जो पुराना इतिहास था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उस समय कैसे लोग कल्चर्स को अपनाया करते थे, कल्चर्स क्या क्या होते थे उस टाइम पे, फिर वो धीरे धीरे कल्चर्स कैसे बदला, ठीक है। अब जो मॉडर्न पीरियड आया उसमें कैसा वेस्टर्न कल्चर आ गया, यानी कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर हमने अपनाया है, ठीक है। यानी कि कल्चर जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिटरमिन करता है, ठीक है। जैसे कि लोग व्यापार बढ़ने से, ठीक है, व्यापार बढ़ने से क्या होता है, लोग बहुत अलग अलग लोगों से लोग मिलते हैं, ठीक है, तो अलग अलग लोगों के कल्चर को हम लोग अपना लेते हैं, उनके संस्कृति उनके रीति रिवाज को अपनाते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है धीरे धीरे चेंज होता चला गया एंशिएंट से मेडिवियल से मॉडर्न में। उसी तरह हमारा पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा कैसे पॉलिटिक्स होता था, ठीक है, और वही चीज जो है हमारा मिडिवल पीरियड में कैसा हुआ और वही चीज जो है अब हमारा मॉडर्न पीरियड में कैसा होता है पॉलिटिक्स, क्लियर। तो ये तो होगा कि किस किस तरह से ये जो चीजें हैं, सोसाइटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, कल्चर हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, वो इन तीनों डिविजन्स में कैसी कैसी थी, क्लियर। उसी तरह हमारा है पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री, ठीक है, चेंजेस फ्रॉम एंशिएंट टू मिडिवल पीरियड अकर ड्यू। जैसे अब कोई भी चेंज होता है हमारी लाइफ में, ठीक है, हमारी लाइफ में कोई भी प्रोफाउंड चेंज होता है, प्रोफाउंड मतलब कोई बड़ा बदलाव होता है, ठीक है, और वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, तो उसको जो है हम लोग एक पीरियड के हिसाब से मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कुछ लोगों का कहना था कि जो हमारा एंशिएंट पीरियड था, एंशिएंट पीरियड से जब मॉडर्न पीरियड हम लोग कब आए, जब टर्की के लोग जो है इंडिया में आए थे, यानी कि जब टर्क्स जो है जब अराइव हुए थे इंडिया में, तब हमने माना था कि जो एंशिएंट पीरियड था वो खत्म हो गया, अब हमारा मिडिवल पीरियड चालू हो चुका है, क्लियर। उसी तरह हम जिस तरह से हमारी लाइफ में चेंजेस होते हैं उसी तरह से हम लोग नए प्रोसेस को अपनाते हैं, ठीक है, नए कल्चर्स को अपनाते हैं, नए इकोनॉमी को अपनाते हैं, नए ट्रेडिशंस को अपनाते हैं, नई पॉलिटिक्स होती है, नई सोसाइटी बनती है, ठीक है। तो जब नई सोसाइटी बनी तब हमें लगा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ठीक है, यानी कि एंशिएंट से मिडिवल कब हुआ, जब हमें लगा कि जब टर्की के लोग जो है इंडिया में आए, तब हमारा एंशिएंट से मिडिवल पीरियड हो गया था, क्योंकि बहुत सारे बदलाव सोसाइटी में, कल्चर में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में देखे गए थे, क्लियर, टर्क्स के आने के बाद। उसी तरह जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए 16th सेंचुरी में, ठीक है, तब जो है एक बहुत ही ज्यादा बदलाव हमारे इकोनॉमी में देखा गया, हमारे पॉलिटिक्स में देखा गया, हमारे कल्चर में देखा गया, हमारे सोसाइटी में देखा गया था। तो जो पीरियडाइजेशन है हिस्ट्री का, वो डिपेंड करता है कि हमारे लाइफ में कितना बड़ा चेंज, कितना बड़ा बदलाव हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पीरियडाइजेशन है हिस्ट्री, यानी कि एंशिएंट से मॉडर्न, एंशिएंट से मिडिवल और मिडिवल से मॉडर्न कब हुआ था। अब हमारा मॉडर्न पीरियड है जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर में, ठीक है, तो 18th सेंचुरी जो है वो बिगिनिंग माना जाता है हमारे मॉडर्न पीरियड का। मॉडर्न काल जो है इतिहास का, वो कब से माना था, 18th सेंचुरी से, ठीक है। सम ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ मॉडर्न एरा आर साइंटिफिक प्रोग्रेस, यानी कि और जो सबसे ज्यादा जो डिफाइनिंग चीजें हैं, जो सबसे ज्यादा हम देख सकते हैं मॉडर्न एरा में, मॉडर्न पीरियड में हिस्ट्री के, वो क्या साइंटिफिक प्रोग्रेस, यानी कि साइंटिफिक प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हमारे मॉडर्न पीरियड में देखा गया है। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ है, ठीक है, हम लोग जो है मून तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, क्लियर, नए जैसे फोन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब क्या, ये सारे टेक्नोलॉजी है, तो ये सारे इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक प्रोग्रेस, क्लियर। ऑटोमेटिक चलने वाली गाड़ी आ गई, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है, तो सारे क्या है, ये सारे साइंटिफिक प्रोग्रेस मानी जाती है, क्लियर। उसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज का सेटअप होना, ये भी एक मॉडर्न पीरियड का एक बहुत ज्यादा डिटरमाइनिंग फैक्टर है।
ठीक है। यानी कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा कब हुआ है, यानी कि मॉडर्न पीरियड में ही जो है सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो देखा गया है। क्लियर। कॉलोनाइजेशन 18th सेंचुरी बीच जो पीरियड था, ठीक है, 16th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया था कि पूरे इंडिया को कॉलोनीज में डिवाइड कर दिया था, अलग अलग कॉलोनीज का सेटअप करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है। तो ये मॉडर्न पीरियड जो 18th सेंचुरी का वो कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा भी बहुत ज्यादा जाना जाता है। ठीक है। अर्बनाइजेशन कहने का मतलब है जिस तरह से व्यापार बढ़ा था, जिस तरह से व्यापार बढ़ने लग गया। ठीक है। व्यापार बढ़ने का कारण क्या था कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लग गया था। ठीक है। चाहे वो एग्रीकल्चरिंग प्रोडक्ट्स देखा जाए या कुछ भी देखा जाए। ठीक है। उसी तरह इंडस्ट्रियलाइज हम लोग अर्बनाइजेशन इसको भी कह सकते हैं कि जैसे व्यापार बढ़ा था। ठीक है। तो व्यापार बढ़ने का कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो शहरों में जाने, जो गांव के लोग थे वो शहरों में जाने लग गए हैं, वहां से उनका सामान ज्यादातर व्यापार उनका वहीं से होना शुरू हो गया था। ऐसे ऐसे करते करते क्या हुआ कि बहुत सारे टाउन्स का भी डेवलपमेंट देखना, टाउन्स का डेवलपमेंट भी शुरू हो चुका था। क्लियर। तो ये सारे चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि क्या क्या जो है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाता है। क्या कहता है? साइंटिफिक प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, अर्बनाइजेशन और ग्रोथ ऑफ द सिटीज। ग्रोथ ऑफ सिटीज का मेन कारण क्या था कि ट्रेड का, व्यापार का बहुत ज्यादा बढ़ना। ठीक है। अब इन कॉलोनाइजेशन जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनीज में डिवाइड कर दिया था। उसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि बहुत सारे जैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। फ्रेंच सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का होता है इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। तो बहुत सारे नए नए इंडस्ट्रीज का सेटअप होना शुरू हो गया था उस समय इंडिया में भी और बाहर के देशों में भी। क्लियर। तो ये हमारा मॉडर्न पीरियड है हमारे हिस्ट्री का, क्या क्या चेंजेस देखे गए थे। क्लियर। तो आई होप ये समझ में आया होगा टॉपिक। प्लीज इसको एक बार नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में। क्लियर। जो भी डाउट हो तुम लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है। जो भी डाउट, कोई भी वर्ड समझ नहीं आया, कोई भी लाइन समझ नहीं आया, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया हो तो बस एक बार कमेंट सेक्शन में तुम लोग हमें दे सकते हो कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो। ये तुम्हारे एक नोट्स के रूप में है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो तुम लोग। बाकी तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा बुक का। ठीक है। तो तुम लोग बुक पढ़ सकते हो और जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक एक बार जो पीडीएफ है बुक के लिंक में जो मिल जाएगा तुम्हारे इस वीडियो के लिंक में, उसमें पीडीएफ से बुक देखना और बुक से एक बार पढ़ भी लेना है टॉपिक्स को। तो मिटा लो उसको मैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी स्टडीइंग इज टाइम इन हिस्ट्री। ठीक है। इतिहास में एक समय। उससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि वाज द मॉडर्न पीरियड रियली मॉडर्न। क्या जो मॉडर्न पीरियड हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, क्या वो रियली मॉडर्न पीरियड था इंडियंस के लिए? ठीक है। ये एक सवाल जो है हम लोग इंडियंस पूछते हैं कि जो मॉडर्न पीरियड हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या वाकई ये मॉडर्न पीरियड था इंडियंस के हिसाब से? तो देखो, जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया और इंडिया को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था इन्होंने। ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करने लग गए थे। ठीक है। जहाँ पे सिर्फ हमारे जो इंडियंस थे उस पर काफी ज्यादा अत्याचार होता था। ठीक है। काफी ज्यादा जो है एक्सप्लॉइट किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था इंडियंस के साथ। ठीक है। जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उसका काफी ज्यादा एक्सेसिव यूज किया जाता था और उन सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो है ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल्स यहाँ से इंग्लैंड भेजते थे और इंग्लैंड से जो है रेडीमेड माल तैयार करके जो है इंडिया में वापस लेकर आते थे विदाउट एनी गिविंग टैक्सेस और पेइंग टैक्सेस। ठीक है। यानी कि बहुत ही बुरी तरह से जो है इंडियंस को उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रखा था। ठीक है। तो इंडियंस का मानना था कि ये जो मॉडर्न पीरियड है ये मॉडर्न पीरियड बिल्कुल भी नहीं था। ये ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है कॉलोनियल पीरियड माना जाएगा, ये मॉडर्न पीरियड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में जो है ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा इंडियंस पे अत्याचार किया, रिसोर्सेज का काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया। ठीक है। और इंडिया को एक कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिया गया था। यही कारण है कि जो इंडियंस हैं उसको मॉडर्न पीरियड नहीं मानते हैं। क्लियर? तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि टाइम इन हिस्ट्री। देखो, अ स्पैन ऑफ टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ प्रिसाइज डेट। यानी कि स्पैन मतलब स्पैन कहने का मतलब है 1 साल का स्पैन या 2 साल का स्पैन, यानी कि एक काल इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है। फ्रॉम हेयर टू देयर, तो ये
काल हो गया, स्पैन हो गया। ठीक है, एक प्रिसाइज डेट से अच्छा है कि हम लोग हिस्ट्री को एक स्पैन में पढ़ें, इतना से लेके इतना के बीच में, इतना से लेके इतना के बीच में, इतना से लेके इतना के बीच में। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ईयर वाइज द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, जैसे हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए इसकी, हमें पता है कि जो 1857 का रिवोल्ट है वो इस दिन शुरू हुआ था, इस साल में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिसाइज डेट, यानी कि इस साल में ये शुरू हुआ था। क्लियर? 1857 में। बट जो हमारा सोशल है, सोसाइटी है, जो कल्चर हमारा, जो इकोनॉमी है हिस्ट्री के हमारे, उसके बारे में हम लोग स्पेसिफिक डेट्स या प्रिसाइज डेट्स या कुछ प्रिसाइज ईयर जो है उसको हम नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि जरूरी नहीं है कि हमारा 1857 में कल्चर चेंज हुआ था, जरूरी नहीं है कि हमारा सोसाइटी जो 1857 में ही चेंज हुआ था। ठीक है, अगले साल भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है सोसाइटी चेंज हो गया। तो इन सब चीजों में, जो इकोनॉमी में जो है, कल्चर में जो है, जो सोसाइटी है, उसमें हम लोग प्रिसाइज डेट नहीं दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 26 जनवरी 1950 को हमारी सोसाइटी चेंज हो गई थी, ऐसा भी नहीं था। जरूरी नहीं कि हमारी 15 अगस्त को जो है सारे ब्रिटिशर्स यहाँ चले गए थे, और हमने जरूरी नहीं कि जो है 19th सेंचुरी में वेस्टर्न कल्चर सारे अपना लिए थे 19th सेंचुरी के किसी भी साल में। तो सोसाइटी में, कल्चर में, इकोनॉमी में एक हम लोग प्रिसाइज डेट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब हिस्ट्री पढ़ना चाहिए तो हमें एक स्पैन ऑफ टाइम में पढ़ना चाहिए, यहां से लेकर उस काल तक, इस काल से लेकर उस काल तक। क्लियर? तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले जो है हमें 4 चीजें जरूर पूछनी चाहिए कि हाउ डिड हैपन, व्हाट हैपन, यानी कि उस काल में हुआ क्या था। when did it happen, यानी कि कब हुआ था वो। where did it happen, यानी कि वो कब, कहाँ हुआ था। ठीक है, और चौथा है how did happen, ये कैसे हुआ था। क्लियर? तो 4 चीजें हमेशा पूछनी चाहिए हिस्ट्री में पढ़ने से पहले। ठीक है, और अगर हम इसकी बात की जाए 4 क्वेश्चंस की, तो जो पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड, तो वो उसका हमारे पास क्लियर जवाब है। ठीक है, कि क्या हुआ था इतिहास में उस टाइम पे। ठीक है, यानी कि क्या हुआ था हिस्ट्री में। क्लियर? तो हम जैसे हमें पता है कि जैसे एग्जांपल अगर दिया जाए इसकी, तो जैसे मान लो कि ब्रिटिशर्स ने, हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनीज में कन्वर्ट किया था। ठीक है, ये हमें क्लियरली इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं कि हमें मालूम है कि जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि इंडिया को कॉलोनी में कन्वर्ट किया था। क्लियर? बट हम जो 3 क्वेश्चंस बाकी रह गए, व्हेन डिड इट हैपन, वेयर डिड इट हैपन एंड हाउ डिड इट हैपन, इसका जवाब देने के लिए हमें बहुत ज्यादा डीप में आना पड़ सकता है। जैसे कि व्हेन डिड इट हैपन, यानी कि कब हुआ था। ऐसा नहीं है कि एक प्रिसाइज डेट को हुआ था, यानी कि ऐसा नहीं है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे 16th सेंचुरी में तो 1650 में उन्होंने सारे इंडिया को कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसका एक प्रिसाइज डेट, इसका प्रिसाइज आंसर नहीं हो सकता है। उसी तरह वेयर डिड इट हैपन, यानी कि कहाँ पे हुआ था, कॉलोनीज कहाँ पे बनाया था उन्होंने, हम उसका स्पेसिफिक जवाब, प्रिसाइज जवाब नहीं है। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी स्टडीइंग इज इंटरप्रिटेशंस इन हिस्ट्री। इंटरप्रिटेशंस कहने का मतलब कि इतिहास को हम लोग किस तरह समझते हैं। ठीक है, हाउ वी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम लोग इतिहास को कैसे समझते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे हम एक इंडिविजुअल और एक दूसरे ग्रुप के इंडिविजुअल्स, ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों की थिंकिंग, दोनों का माइंडसेट सेम ही हो, अलग अलग भी हो सकता है। तो वो अपने अलग तरीके से सोचेगा, मैं अपने अलग तरीके से सोचूंगा, दूसरा कोई अपना अलग तरीके से सोचेगा। क्लियर? तो उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरप्रिटेशन, यानी कि कैसे उन्होंने उस चीज को समझा है। क्लियर? तो जैसे कुछ लोगों का जैसे कुछ लोगों का मानना था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए हमारे ब्रिटिशर्स की, तो जो हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उन्होंने उसको एक सिपाही म्यूटिनी का टैग दिया था। ठीक है, और क्यों दिया था कि उनको लगता था कि कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे, सिर्फ वही जो है उन्होंने जो है रिवोल्ट किया था, जो ग्रीस कार्ट्रिजेस बंदूक में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, गोलियों में, और जो ग्रीस कार्ट्रिज बना था वो किससे बना था, वो बना था तुम्हारे पिग के स्किन से, सुअर के स्किन से। ठीक है, तो
उनका मानना था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्मी थी उसमें इंडियंस भी थे, ठीक है, तो उनको भी जो है क्योंकि इंडियंस हिंदूज थे तो उनको ये धर्म के अगेंस्ट में लगा था, ठीक है, तो उन्होंने जो है उसका इस्तेमाल करने से काफी मना कर दिया था। तो ब्रिटिशर्स को लगा था कि क्योंकि सिर्फ कुछ हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही जो थे उन्होंने ही इसको रिवोल्ट किया था, उसके अगेंस्ट में आवाज खड़ी करी थी कि हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए जो है उन्होंने सिपाही म्यूटिनी का टैग दे दिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, 1857 के रिवोल्ट का। ये इंग्लिश ब्रिटिशर्स का मानना था, ठीक है, कि कुछ कंपनी के जो सिपाही थे उन्होंने जो है उस कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें वो पिग का जो स्किन से बना हुआ था, ठीक है। बट वहीं अगर इंडियंस की बात की जाए तो इंडियंस का मानना था कि जो रिवोल्ट 1857 था वो हम लोगों ने उसके खिलाफ इसलिए आवाज करी थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था ब्रिटिशर्स का, ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा इंडियंस पे बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया, अत्याचार किया था, रिसोर्स से काफी ज्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल किया था, एक्सप्लॉयट बहुत ज्यादा उसको एक्सेसिव यूज कर लिया था। तो बहुत बुरी तरह से जो है वो इंडियंस का इस्तेमाल करते थे, इंडियंस के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और जो राज उन्होंने किया था इंडियंस पे, उस कारण जो है इंडियंस ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, क्लियर। तो उन्होंने जो है 1857 के रिवोल्ट को दूसरे तरीके से देखा, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक सिपाही म्यूटिनी को टैग देकर जो है उसको देखा था। जैसे हमारे वीडी सावरकर थे, उन्होंने दिया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसको दिया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग धारणाएं एक चीज के प्रति अपना रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों लोगों की धारणाएं मिल सकती हैं। तो वही होता है हमारा इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री को जो है कुछ लोगों ने किस तरीके से समझा था, क्लियर। तो ये एक बार नोट डाउन कर लो। आई होप ये टॉपिक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, इंटरप्रिटेशन यानी कि कैसे जो है चीजों को समझते हैं हम लोग, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, बता दो उसको। ऑलराइट, लिख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक सोर्सेज। और देखो, अगर कोई भी हिस्ट्री अगर हमें इंटरप्रेट करना है, समझना है, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसकी चीज की गहराई में जाए। जैसे हमारा 1857 का रिवोल्ट था, तो उसकी गहराई में जाने की ज्यादा जरूरत है कि कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण था, कहाँ पे ये हुआ था, तभी जो है हम लोग प्रॉपर जो है उसका इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो अच्छे से इंटरप्रेट करने के लिए हिस्ट्री को हमें जो है बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। सोर्सेज यानी कि स्रोत, कौन कौन से ऐसे स्रोत है जिससे हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज, ठीक है, कि हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, इसको हिंदी में कहते हैं स्रोत, ठीक है। सोर्सेज में देखेंगे हम लोग लिटरेरी सोर्सेज है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, सर्वे रिपोर्ट्स और इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा सोर्सेज है, ठीक है। सोर्सेज कहने का मतलब स्रोत, यानी कि जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियड, ठीक है, उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में हमें, इतिहास के बारे में कहाँ से पता चलता है। जैसे बात की जाए, जैसे हम ही अभी पढ़ रहे हैं, तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं हमें कहाँ से पता चला, हमें बुक से पता चला, यानी कि इसका रिटन रिकॉर्ड रखा गया है, ठीक है। अगर हम जैसे हम लोग पुराने मैचेस देखते हैं, क्रिकेट मैचेस जो लाइव नहीं होते हैं, ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड रखा गया तभी हम लोग देख पाते हैं। जैसे फोटोज हो गया, फोटोज हमारा सेव हो गया फोन में शादी के या फिर किसी भी चीज के, तो वो फोटो जो है सेव करके रखा, आर्काइव में सेव करके रखा हुआ है, यानी कि हम लोग उसका एक सोर्स है, यानी कि फोन में सेव करके रखा हुआ था, तो हमने उसको दोबारा देखा। तो उसी सोर्सेज कहते हैं कि जहां से हमें चीजों के बारे में पता चलता है, स्रोत कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो पहला जो हमारा सोर्स है वो क्या है, लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि लिटरेरी करने का मतलब है कि लिखी हुई चीजें, ठीक है। जैसे किताबें हो गई, बुक्स हो गया, कॉपीज हो गए, डायरीज हो गया, ठीक है। तो द लिटरेरी सोर्सेज फॉर द पीरियड आर मेनी एंड वैराइड, यानी कि बहुत सारे ऐसे
लिटरेरी सोर्सेज हैं हमारे मॉडर्न पीरियड के और अलग अलग तरीके के हैं। जैसे देयर आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, यानी कि सरकारी रिपोर्ट्स होंगे कि उस समय का अर्थव्यवस्था कैसा होता था, वहाँ पे जमीनों का कैसे बंटवारा किया जाता था, कैसे वहाँ पे जमीनों से रेवेन्यू लिया जाता था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स यानी कि किस तरह वहाँ कानून व्यवस्था बनाया हुआ था, किस तरह से वहाँ पे सरकार चलती थी, किस तरह सरकार को बनाया जाता था, कौन उसमें हेड होता था, कौन उसमें उसके मंत्री होते थे। ठीक है, सारी चीजों का जो है एक लिखा हुआ मतलब पहले पीरियड में भी, जैसे एंशिएंट टाइम्स में जब राजा महाराजा होते थे तो उस टाइम पे भी जो है ये चीजें लिखी हुई रहती थी कि कितना रेवेन्यू लेना है, किस जमीन से लेना है, किस जमीन का कितनी फर्टिलिटी है। ठीक है, रेवेन्यू कौन कौन लेगा, जमींदार कौन कौन होगा। ठीक है, कितने एलिफेंट्स होंगे, कितने घोड़े होंगे, कितने सिपाही होंगे, इन सब का चीज जो है लेखा जोखा किया जाता था। तो उन सब का रिकॉर्ड जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश के क्या क्या रिकॉर्ड्स थे उस टाइम पे, ब्रिटिश ने कैसे कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला हुआ था। ठीक है, क्या क्या वो टैक्सेस लगाते थे, किस किस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ठीक है, कौन कौन उसके मंत्री होते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। ठीक है, कौन कौन उसमें लोग शामिल होते थे, क्लियर, कौन कौन उसमें मेन बोर्ड मेंबर्स होते थे, कौन कौन जो है मीटिंग्स में बैठते थे, इन सब का जो है एक रिटन रिकॉर्ड रहता था ब्रिटिशर्स के द्वारा भी। सर्वेज एंड सो ऑन, सर्वेज देखिए ब्रिटिशर्स जो है सर्वेज भी करते थे, जैसे जमीनों का सर्वे हो गया, पॉपुलेशन का सर्वे हो गया। ठीक है, तो ब्रिटिश ये हमेशा जो है हर 10 साल 15 साल पे हमेशा करते रहते थे। रेवेन्यू का सर्वे हो गया, एक जमीन का सर्वे हो जाता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन, तो ये सर्वे भी जो है ब्रिटिशर्स द्वारा काफी ज्यादा किया करते थे ताकि उसी हिसाब से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सके, उसी हिसाब से जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं वो लोग। क्लियर, तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा लिटरेरी सोर्सेज। अब हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट क्या है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहने का मतलब है ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का जो फंडा था, ये सबसे पहले किसने अपनाया था, ये मुगल्स ने अपनाया था। ठीक है, ये मुगल्स के द्वारा अपनाया गया था, यानी कि वो जो भी उनके कोर्ट में, उनके जो भी प्रजा में, ठीक है, उनके एरिया में, किंगडम में जो भी चीजें होती थी उन सबका जो है लेखा जोखा रखा जाता था। कितना जमीन का कहाँ से तुमको टैक्स लेना है, कितना रेवेन्यू लेना है, कौन उसका हेड होगा, कौन उसका देखभाल करेगा। ठीक है, उनके मंत्री परिषद कौन कौन से होंगे, कौन कौन सा बंदा कौन कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा। ठीक है, उन सबका जो है एक रिटन रिकॉर्ड वो लोग रखते थे। और उस चीज को जो है बहुत ज्यादा बेहतर बनाया किसने, ब्रिटिशर्स ने। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का जो फंडा था वो सबसे बेहतर किसने बनाया था, वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इंट्रोडक्शन किसने किया था उसका, सबसे पहले मुगल्स ने, और उसको और बेहतर बनाया किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स और प्रिजर्व्ड, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन सबका जो है एक रिटन रिकॉर्ड रखा गया अभी भी। एवरी एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एंड जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब है कि जो मंत्री लोग जो अपना जो ऑफिसर्स होते हैं, एज ऑफिसर्स, ठीक है, जो जिलाधिकारी होता है, जो डीएम होता है, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो वो उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे कैसे वो लोग काम करेंगे। ठीक है, एक रिटन रिकॉर्ड जो है उनका एक रखा रहता है। उसी तरह पॉलिटिकल, यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है कि सरकार कैसे बनेगी, कैसे कैसे इलेक्शन होंगे, कैसे कैसे वोटिंग होगा। ठीक है, कौन मंत्री क्या करेगा, कौन मंत्री क्या नहीं करेगा, इसका भी एक रिटन, कैसे वो लोग उनका इलेक्शन होता है। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी पॉलिटिकल उसमें आने के लिए। तो इन सबका रिटन रिकॉर्ड। जुडिशियल, यानी कि जुडिशियल में हमारा सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, हाई कोर्ट हो जाता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी। क्लियर, कैसे वो लोग इलेक्ट होंगे, कैसे कौन कौन से मेंबर्स उसमें हो सकते हैं, कितने मेंबर्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें अपनाई जाती हैं। तो ये सारी चीजों का रिकॉर्ड जो है अभी भी हमारे पास रखा गया है और ये सारी चीज जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा पहले से ही लागू की गई थी। मैनी ऑफ द जितने भी बहुत सारे और मैनी यानी कि बहुत सारे जो रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे या फिर मुगल्स के टाइम पे या फिर अभी हाल फिलहाल के टाइम पे, वो सारे हमारे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो कि हमारा एक संस्था इंस्टीट्यूशन है उसमें ये रखा गया है अभी भी। क्लियर, ये न्यू दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का। और वहाँ पे सारे ब्रिटिशर्स के टाइम पे और मुगल्स के टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो भी रिकॉर्ड्स होते थे, रिटन रिकॉर्ड्स, वो उस टाइम पे यहाँ पे रखा गया है। क्लियर, तो ये हमारा सोर्सेज का दो पार्ट, एक लिटरेरी सोर्स और दूसरा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा तुम लोगों को। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपना दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, सर्वे रिपोर्ट्स एंड इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स। तो आइए देखते हैं इस सब के बारे में।
बता दो उसको फिलहाल, लिख लिया सबने। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सर्वे रिपोर्ट्स एंड इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स। सो वी विल स्टडी अवर फर्स्ट सर्वे रिपोर्ट्स। देखो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है बहुत सारे सर्वेज कंडक्ट करना शुरू कर दिया था, जैसे लैंड का सर्वे, ठीक है, कि कौन सा जमीन जो है कितना उपजाऊ देता है, कितना एग्रीकल्चर वहां ग्रो कर सकते हैं, कौन सा लैंड कितना फर्टाइल है, उस लैंड से कितना हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ठीक है, किसको कितना लैंड डिवाइड हो रखा है। तो हर टाइम टू टाइम जो उन्होंने लैंड का सर्वे करना शुरू कर दिया। क्लियर। उसी तरह पॉपुलेशन का सर्वे भी करना उन्होंने शुरू कर दिया था, जैसे कि किस स्टेट में, किस राज्य में, किस एरिया में कितना पॉपुलेशन है, ठीक है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं। क्लियर। तो इस तरह से जो है उन्होंने पॉपुलेशन का जो है सर्वे करना शुरू कर दिया था, एक रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया था कि हर 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कितने डेथ्स हो रहे हैं, ठीक है। उसी तरह लैंड में अगर बात किया तो हर 2 साल में एक जो जमीन है, कितना वहां पे तुमको रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कितना वहां से एग्रीकल्चरिंग क्रॉप्स जो है निकलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वेज, ठीक है। उसी तरह उन्होंने रेवेन्यू का सर्वे करना शुरू कर दिया था, जैसे कि कहाँ से, कौन से व्यापार से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, कौन सा व्यापार से नहीं आ रहा है, कौन सी जमीन से कितनी रेवेन्यू आ रही है, ठीक है, कौन सा काम करने पे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कौन सा काम करने पे कम रेवेन्यू जनरेट होता है। तो रेवेन्यूज का भी जो है किस एरिया ऑफ इकोनॉमी से बहुत ज्यादा उनको रेवेन्यू मिल रहा है। तो ये सारे चीजों का जो है उन्होंने एक रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया था, जिसको सर्वे के रूप में वो लोग कहते थे, ठीक है। तो इन सब चीजों का उन्होंने एक सर्वे करना शुरू कर दिया था, हर 10 साल पे, 5 साल पे जो वो सर्वे करते थे कि लैंड के सर्वे किस किस का लैंड का हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन का हो गया, और रेवेन्यू का भी सर्वे किया करते थे वो लोग। वैसे बहुत सारे अलग अलग सर्वे जो थे वो ब्रिटिश ज्यादा करते थे, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से चला सके, उसी हिसाब से चला सके। मेनी टोपोग्राफिक मैप्स वर मेड, यानी कि टोपोग्राफिक मैप्स कहने का मतलब है कि टोपोग्राफी कहने का मतलब है कि वहां पे जो जमीन है वो कैसा है, वहां की मिट्टी है कैसी है, वहां क्लाइमेट है वो कैसा है वहां पे, ठीक है, वहां की जो जमीन कैसा है, माउंटेनियस है, पत्थर वाला इलाका है, या फिर रेतीला इलाका है, या फिर अलुवियल सॉइल वाला इलाका है, या प्लेन्स का इलाका है, या फिर कैसा है, ठीक है, वहां पे मिट्टी कैसी है, वहां पानी कितनी अवेलेबल है, वहां बारिश कितनी होती है, बारिश कितनी नहीं होती है, गर्मी कितनी पड़ती है। तो उसको बोलते हैं टोपोग्राफी, यानी कि फिजिकल एनवायरमेंट्स, ठीक है। तो वो उस तरह के मैप्स जो है बनाना ब्रिटिशर्स ने शुरू कर दिया था। और सेंसस भी उन्होंने करना शुरू करा। सेंसस करने का मतलब है जनगणना, ठीक है, गणना करना शुरू कर दिया था। गणना करने का मतलब है किस एरिया में कहाँ कितने लोग रहते हैं, किस एरिया में क्या क्या व्यापार करते हैं, किस एरिया में कैसे घर हैं, किस एरिया की जमीनें कितनी अच्छी है, ठीक, किस एरिया की जमीनें खराब है, कहाँ पे बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो है एक गणना करना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। क्लियर, जिसको बोलते हैं गणना को इंग्लिश में क्या होता है, सेंसस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्वे रिपोर्ट्स। उसी तरह इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो जो डायरी होते थे राजा महाराजा के टाइम पे, जो इंडियन लोकल लोग जो करते थे, अपने लोकल लोगों की बात हो रही है। इंडिजीनियस मतलब लोकल, ठीक है, इंडियंस के खुद के लोग। डायरीज हो गया, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स हो गए, जो इंडियन ट्रैवलर्स थे या फिर जो बाहर से आए थे उनके जो रिकॉर्ड्स होते थे वो हो गए। पिलग्रिम्स जो आते थे चाइना से या फिर बाकी देशों से, इटली हो गया, मोरक्को हो गया। न्यूज़पेपर्स जो छपते थे इंडिया में उस टाइम पे, जो बुक्स लिखी गई थी बहुत बड़े स्कॉलर्स के द्वारा, जो नॉवेल्स लिखे गए थे प्रेमचंद के द्वारा, वो सब क्या है, वो सब एक इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स बताते हैं, ठीक है। लीफलेट्स हो गया, क्या क्या जो है आजादी के टाइम पे जब नेशनलिज्म बहुत ज्यादा फैला था इंडिया में, तो उसमें कैसे कैसे जो है किताबें छापी गई, न्यूज़पेपर छापे गए। क्लियर, अलग अलग भारतीयों के द्वारा, अलग अलग लीडर्स के द्वारा, ताकि वो लोग नेशनलिज्म की फीलिंग जो है लोगों में जगा सके, ठीक है। तो जो उस समय जो राइटर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इंग्लिश में भी लिखना शुरू किया था, और अलग अलग वर्नैक्युलर में, वर्नैक्युलर कहने का मतलब है अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था इंडियंस में जो स्कॉलर्स थे उस टाइम पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया दादा भाई नौरोजी जी की, उन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इसमें उन्होंने हाईलाइट किया था कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था, इंडिया के रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था,
किस तरह से जो है यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेकर जाते थे इंग्लैंड में, और वहां पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था वहां से ब्रिटिश मेड गुड्स लेकर यहाँ पे इंडिया में आते थे और बेचते थे, और किस तरह से जो है इंडिया का सारा पैसा इंग्लैंड जाता था। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से माल भेजते थे तो बिना टैक्सेस के भेजते थे, और वहां से जब माल आते थे बिना कस्टम ड्यूटी दिए हुए वहां से माल लेकर आते थे इंडिया में। तो इस तरह से जितना भी पैसा और सारा का सारा व्यापार जो है इंडिया के पैसे से होता था, और जो भी प्रॉफिट वो लोग कमाते थे क्या होता था कि सारा का सारा पैसा ब्रिटिश इंग्लैंड में आता था। तो उन्होंने इस बुक में जो इन्होंने सारा हाईलाइट किया हुआ किस तरह से जो है इंडियंस पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, उसी तरह न्यूज पेपर जैसे केसरी हो गया जो कि मराठी लैंग्वेज में, और दूसरा मराठा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में छापा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, ताकि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जगा सके और ब्रिटिश के असली इंटेंशन, असली उनके क्या चाहते थे वो लोगों के बीच फैला सके उस चीज को। ठीक है, कि आखिर ब्रिटिशर्स हमसे क्या चाहते हैं और क्यों वो लोग ऐसा हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के जो इंटेंशंस थे उन सबको जागरूक करने के लिए जो है उन्होंने सारी किताबें, ये जो न्यूज़पेपर्स हो गए, बहुत सारी किताबें हो गई लिखी गई थी बड़े बड़े स्कॉलर्स के द्वारा हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिजिनियस रिकॉर्ड्स। ठीक है, और ये जो हमारा मॉडर्न पीरियड था ये करीब 200 से 250 साल के बीच, 250 से 300 साल के बीच, 300 साल तक चला था। ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसमें एक्सपीरियंस की गई थी, बहुत सारे बदलाव हुए थे, बहुत सारे चेंजेस हुए थे हमारे इंडिया में। ठीक है, जिसमें एक 19th सेंचुरी की बात की जाए तो 20th सेंचुरी की बात की जाए तो उसमें हमारा इंडिपेंडेंस था और रिपब्लिक हमारा हुआ था भारत। क्लियर, और किस तरह से जो है इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिशर्स से, और किस तरह से जो है इंडिया ने ब्रिटिशर्स को हैंडल किया था। देखो बहुत कोशिश किया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, बट वो अल्टीमेटली क्या होते, अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल हो पाए थे। मतलब ब्रिटिशर्स को इंडियंस ने क्या किया, मतलब ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया था। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट जो भी किया था उन्होंने, बट इंडियंस ने उनको सक्सेसफुल अपने मकसद में होने नहीं दिया था। क्लियर, तो ये हमारा एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। क्लियर, जितना पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो हमने सबसे पढ़ा था इस चैप्टर में क्या है, इस अबाउट हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, चेंजिंग पैटर्न्स ओवर टाइम टू टाइम पीरियड्स इन हिस्ट्री पढ़ा हमने, टाइम इन हिस्ट्री पढ़ा था। ठीक है, इंटरप्रिटेशंस पढ़े हमने, क्या क्या कैसे हम लोग हिस्ट्री को समझते हैं। लिटरेरी सोर्सेज हमने पढ़ा, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पढ़ा, सर्वेस पढ़ा था और इंडिजिनियस रिकॉर्ड्स। तो ये सब चीजें जो है हमने अपने हिस्ट्री इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो और इसको एक बार तुम लोग लिख लो, और प्लीज जो पीडीएफ मिल रहा है तुम लोगों को वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार उस जो बुक का पीडीएफ है इस चैप्टर को पढ़ लेना, और मेन पॉइंट्स जो है उसको लिख लेना अपने कॉपी में, जो वर्ड समझना है उसको भी लिख लेना और अपने डिक्शनरी से देख लेना। ठीक है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं दोबारा तुम लोग को बता सकता हूँ जो भी डाउट्स है तुम लोगों को। क्लियर, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। लिख लिया, ठीक है, तो कृपया करके प्लीज इस बुक के पीडीएफ को, क्वेश्चन आंसर पीडीएफ को अपने फेयर कॉपी में क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।